तो आज मैं बात करना चाहूंगा कैपिटलिज्म की, क्योंकि कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कैपिटलिज्म सबको समझना भी जरूरी है। आखिर कैपिटलिज्म के कारण कैसे विश्व में चेंज आया है, और कैपिटलिज्म आज सारी दुनिया में लगभग हर कंट्री ने कहीं ना कहीं उसे अपना लिया कैपिटलिज्म थ्योरी को। क्योंकि कैपिटलिज्म के कारण कैपिटलिस्ट लोग आज हर कोई इस पे बात करता है कि कैपिटलिज्म के कारण जो अच्छे वेल्दी लोग हैं उनकी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है, और जो वर्कर क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो फार्मर है, उनकी इनकम कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है या बिल्कुल निर्धन होते जा रहे हैं। उनके पास आज कुछ बच नहीं रहा, क्योंकि जो अमीर है वह अमीर होता जा रहा है, जो पुअर है और पुअर होता जा रहा है, रिच देन रिच, पुअर देन और पुअर। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि कैपिटलिस्ट के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां होती है, वो कई जगह पैसा लगा सकता है, कई जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बैंकों से उसकी साठ गांठ रहती है। और कैपिटलिज्म का पूरा काम ही प्रॉफिट बेस पे है। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म जो थ्योरी है वो जैसे एडम स्मिथ ने दी थी, एडम स्मिथ ने सारी की सारी पूरी की पूरी एक तरीके से ढांचा बनाया था कैपिटलिज्म का। उससे पहले यूरोप में क्या था? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में दो वर्ग हो गए थे, एक तरफ थे लॉर्ड और एक उसके ऊपर था किंग। तो एक तरीके से वो भी सिस्टम फेल हो गया। उससे पहले था स्लेव सिस्टम, स्लेव वाला सिस्टम फेल हुआ। तो धीरे धीरे करके आप कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म को अभी किस साइन करना पड़ा, क्योंकि कैपिटलिज्म जो आज हम देख रहे हैं 70 सेंचुरी से लेके आज 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, 20 सेंचुरी और 21st सेंचुरी में हम आ चुके हैं। तो उसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीनीकरण आया, तेजी से यूरोप ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी उसके कारण, और कॉलोनाइज बनाया पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को। उस समय आप देख सकते हो यूरोप की क्रांति और ब्रिटेन से कैसे शुरू हुई थी, ब्रिटेन से धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। कहीं ना कहीं उसमें कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा योगदान था। स्पेन ने नए मार्गों को खोजना शुरू करा, पुर्तगीज ने नए नए देशों को खोजा, जैसे पुर्तगाल, स्पेन ने खोजा, अमेरिका की खोज कर ली, अमेरिका से उन्हें चांदी और गोल्ड मिला। और फिर उन्होंने, क्योंकि वो इंडिया की खोज करने के लिए निकले थे, तो इंडिया की खोज 1498 में कर ली। तो वहां से उसे चाइना, जो पहले चाइना और इंडिया की पूरी दुनिया की जीडीपी में 55% से ज्यादा जीडीपी में इन दो देशों का योगदान रहता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ के सारे उद्योग धंधे सब कुछ यहाँ से तकनीकी प्रौद्योगिकी सारा का सारा या ठप कर दिया, हुआ यूरोप सेंट्रलाइज कर दिया। तो क्या हुआ, यूरोप के देश आगे निकलने लग गए और यहाँ की जो हालत है वो दिन और दिन कमजोर होती गई। तो यहाँ पे कुछ चला नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म थ्योरी के अनुसार सब कुछ प्रॉफिट बेस है। तो उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए यूरोप में यहाँ से कहीं ना कहीं एक सिद्धांत मिलता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का। तो सारा का सारा जो भी यहाँ का धन था उसका निष्कासन करके सारा का सारा यूरोप में भरते गए भरते गए भरते गए। तो अफ्रीका, ये लैटिन अमेरिका और ये एशिया, तो ये थोड़े के थोड़े आर्थिक पिछड़ा रह गए। तो बाद में इन देशों ने भी, जब देशों ने फ्रीडम की मांग की, आजादी की मांग करी, तो इन देशों ने भी कहीं ना कहीं किसी ने कैपिटलिज्म का मॉडल अपनाया, किसी ने सोशलिज्म का मॉडल अपनाया। लेकिन सोशलिज्म कहीं पे देखने को इतना प्रमाण रूप से मिला नहीं। जिन देशों ने सोशलिज्म अपनाया उन देशों में भी यूएसएसआर सबसे बड़ा था, तो उस वो भी कोलैप्स कर गया 1991 में 15 भागों में। चाइना जो अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है, तो उसने भी कहीं ना कहीं 1978 में कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को अपना लिया। आज वहां पे देखते हो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखने को मिलते हैं इस समय। एशिया के टॉप जो वर्ल्ड के रिचेस्ट है, तो उसमें चाइनीज, हांगकांग के जो रिचेस्ट पर्सन है फोर्ब्स की लिस्ट में, ब्लूमबर्ग में, उनके भी आते हैं। तो इन देशों ने कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना लिया। तो कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाने वाले कुछ देश तो प्रमुख रूप से हैं, सिंगापुर हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। तो ये जितने भी स्कैंडिनेवियन है या जितों की भी इकोनॉमी अच्छी है, और ये हर इंडेक्स में कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं वनस्पत जो कम्युनिस्ट कंट्री है, जैसे क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया। तो इनका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है उनसे तो काफी बेटर है कैपिटलिज्म वालों की। लेकिन कैपिटलिज्म में होता क्या है कि कैपिटलिज्म में जिन देशों ने अपनाया वहां पे जो अमीर है और गरीब है, इन दोनों के बीच में आज बहुत ज्यादा खाई देखने को मिलती है। क्योंकि आर्थिक विकास उस दर पे नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था, क्योंकि सारा का सारा कैपिटल
एक व्यक्ति पे आधारित हो जाता है। आप देखो जैसे शेयर मार्केट होता है, सो शेयर मार्केट में जैसे ट्रेड होता है, इंट्राडे ट्रेड हो गया, मैं उसके हिसाब से समझाता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है, मुश्किल से 100 में से 100 जने उसी में पैसा लगा रहे, मान लो रिलायंस के शेयर में, तो उसमें से ना 90 जनों को हार मिलेगी, क्योंकि 90 जने उसमें पैसा गवाएंगे, 10 जने फायदा उठा पाएंगे, तो 10 जने प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस सारा का सारा पैसा उन 10 पे आ जाएगा, 90 लोगों का। तो ऐसे ही पूरा कैपिटलिज्म का मॉडल है, कहीं ना कहीं सारी की सारी जो वेल्थ है वो कुछ कैपिटलिस्ट ही उठा लेते हैं। और आपको लगता होगा कि कैपिटलिज्म का मैं यू कर रहा हूँ क्रिटिसिज्म, तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऑल्टरनेटिव भी नहीं है इसका कोई अभी, क्योंकि जिस हिसाब से ये जो अभी पूरा खेल चल रहा है ये भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेस पे। आप देखना 2023-24 में अभी जितनी इन्फ्लेशन है इससे डबल हो जाएगी। जैसे अभी आपको टमाटर 40 रुपए केजी मिलता है, तब 80 रुपए हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन की रेट डबल हो जाएगी। लेकिन क्या आपकी इनकम डबल हो पाएगी? नहीं, इनकम आपकी डबल नहीं होनी 2024 में। मैं आज से 4 साल बाद की प्रेडिक्शन बता देता हूँ पहले, तो मेरे सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो 4 साल बाद यही होगा, और आपकी जो जॉब्स हैं वो भी नहीं बचेंगी। तो क्या करेंगे आप? जॉब्स आपके पास होगी नहीं, असमानता का दर होगा। एक तरफ इतने बड़े बड़े फॉर्चून होंगे जिनकी वेल्थ कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल 100 गुना 500 गुना देखने को मिल जाएगी। नए नए मिलीनियर बिलीनियर सब आएंगे, आपको देखने को नए नए मिलेंगे, और हम सब वही बने रहेंगे निलेनियर। निलेनियर का मतलब है कि जिसके पास कुछ नहीं होता, वो बचपन में जब पैदा होता है तो निलेनियर होता है, यानी सम काइंड मनी, कुछ जिसके पास नहीं होता निलेनियर कहलाता है। तो हम सब निलेनियर बने रहेंगे। तो कैपिटलिस्ट मॉडल यही है, क्योंकि उसमें एक तो आपको बताया जाएगा बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, ये बात सही है, क्योंकि हमने जितना पूरा विकास हमने 2000 सालों में किया ना, उससे ज्यादा विकास हमने ना ये जो 21 साल है 2000 के बाद के, उतना विकास हमने धरती का 21 सालों में कर लिया। और आने वाले 20 सालों में हम इतना विकास कर लेंगे कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी हम ग्रोथ करते थे वो कहीं ना कहीं एक घर तक सीमित रहती थी, उसे परिवार तक पहुंचने में काफी समय लगता था, फिर गांव होता था, कस्बा होता था, या जो भी होता था शहर, तो उसके आगे पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आज आप किसी भी चीज का इनोवेशन करते हो, डिस्कवर करते हो, सारी दुनिया में ग्लोबली तुरंत पहुंच जाता है। जैसे ये मेरी वीडियो है, ये मेरी वीडियो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये कोई भी देख सकता है, कहीं पे भी बैठा हो, बस उसे सर्च करना होगा, ये टाइटल वाइटल, तो मेरी वीडियो उसे देखने को मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट मॉडल के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि नए नए इनोवेशन होते हैं, खोज होती है, नई नई तकनीकी आती है, पूंजी होती है। तो इसमें मांग क्या होती है, फ्री ट्रेड की बात होती है, फ्री इकोनॉमी की बात होती है, फ्री इकोनॉमी जोन बनाया जाए, ट्रेड वे बैरियर उसे कैसे कम किया जाए। तो WTO भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, क्योंकि सारा का सारा खेल बैंकर्स द्वारा लचा जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा खेला जाता है, IMF द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है। फिर जो देश में पॉलिसी होती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियनों द्वारा ऐसा साइन कराया जाता है, क्योंकि देश में 2 पॉलिसी चलती है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरिंग पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट बताती है, गवर्नमेंट का काम होता है कि देश में इन्फ्लेशन की दर कम रहे, लोगों को सुविधाएं मिलते रहे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर जो RBI होती है, RBI को आपको देख करना होता है कि RBI क्या करेगी, बैंकों में कितनी शक्ति होगी, कोई बैंक झूल तो नहीं कर रहा। जैसे सेबी शेयर मार्केट पे नजर रखती है, ऐसे ही RBI सबको नजर रखती है कि उसे इन्फ्लेशन की दर कितने से कितने तक बढ़ा के रखनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम है कहीं ना कहीं उसको सुविधा भी देनी है, फिजिकल पॉलिसी के तहत उसे पेंशन में देना है, इधर देना है। तो सरकार तो सोशली रूप से भी काम कर सकती है, लेकिन RBI को देखना है, सॉरी। तो फ्री ट्रेड, फ्री एग्रीमेंट, ये सब कुछ होता है कैपिटलिज्म में। लेकिन कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी बुराई यही है कि आर्थिक विषमता देखने को मिल रही है। आज क्लीन वाटर जैसी समस्या, मतलब आधे से ज्यादा दुनिया को क्लीन वाटर नहीं मिल पाता। आप सब फ्री हो, हर किसी को एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन कितने दुनिया के ऐसे लोग हैं, इंडिया में भी, उन्हें 3-3 घंटे पानी रोज डेली लाने को मिलता है, ले जाने, उनका सारा समय पानी में लग जाता है। आधी से ज्यादा दुनिया क्लीन वाटर नहीं है, आधे से ज्यादा बीमारी क्लीन वाटर के कारण होती है। जब तक हम क्लीन वाटर नहीं दे पाते,
और ये सब कैपिटलिज्म के कारण ही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा जिन कंट्री में कम्युनिज्म है उधर क्लीन वाटर जैसी समस्या नहीं है, ग्रोथ जो होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रोथ कंट्री की, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक आदमी पे 1 अरब रुपया और बाकी 99,000 पे मान लो 1 लाख है, किसी पे 10,000 है, किसी पे 5,000, तो ओवरऑल ग्रोथ जो एवरेज आएगी वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि विषमता कितनी बहुत बड़ी है। तो ये कैपिटलिज्म मॉडल है। आज इंडिया में बहुत ज्यादा बिजनेसमैन, मिलीनियर, बिलीनियर निकल देखने को मिल रहे हैं, पूरी दुनिया में है, कितने छुपे हुए हैं, हिडन है, जैसा मैं बताता हूँ, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी जो चल रहा है, ये जितना भी खेल है ये भी कैपिटलिस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है। पिछले साल उनकी ग्रोथ आप देखने को मिल रहा था, क्योंकि लोग बेरोजगार हो रहे हैं और कैपिटलिस्ट लोग अमीर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, क्योंकि इनके पास पैसा, इन्हें पैसा बैंक देता है, बैंकों से इनकी सेटलमेंट होती है, और बैंक सारे के सारे कर्जे में डूबे पड़े हैं, सारे के सारे बैंक। किसी का भी आप पी रेशो देख सकते हो बैंकों का, कोई भी बैंक लाभ में नहीं है, सब कहीं ना कहीं। तो एक दिन बैंक सारे के सारे डूब जाएंगे, और हम सब पैसा कहाँ पे रखते हैं? बैंक में रखते हैं। बैंक का पैसा उठाते कौन है? फायदा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वहां से लोन लेते हैं, फिर वो अपनी एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी बना के उसका एक आईपीओ जारी कर देते हैं। आईपीओ में भी पैसा कौन लगाता है? हम जैसे लगाते हैं। हो सकता है वो कंपनी के शेयर, फिर बाद में शेयर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर शेयर इंस्टीट्यूट करने के बाद वो कंपनी के ऊपर बात है, वो बॉन्ड जारी करती है, उसके शेयर जारी करती है, क्योंकि कंपनी बनाने के बाद, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो पैसा बनाने के लिए उसके पास कुछ होना चाहिए। तो पैसा बनाने के लिए वो कंपनी को किस तरीके से कंपनी, मान लो मैंने एक कंपनी बनाई, इंटरप्राइज कुछ भी बना दिया, फलाना ठिकाना इंटरप्राइज, तो मेरे पास पैसे के लिए क्या करना होगा? पैसा, मतलब मेरे को ना 10 लाख की जरूरत है, तो हो सकता है मैं बैंक से लोन ले लूं, लेकिन मैं सोचूं बैंक को फिर बाद में मेरे को इंटरेस्ट रेट भी चुकाना पड़ेगा, 5%, 8%, 10%, जो भी बैंक लेगी। तो मैं उसका दूसरा तरीका अपना सकता हूँ, क्यों ना मैं पब्लिक से पैसा लूँ। तो उसके लिए वो बॉन्ड जारी इशू करती है, तो बॉन्ड का प्राइस हो सकता है सिमिलर हो, या फिर उसका एक और काम कर सकती हो, शेयर जारी कर सकती हो, शेयर को इक्विटी भी कहते हैं, तो इक्विटी जारी कर सकती है। तो ये सब पूरा काम होता है, तो ये कैपिटलिस्ट लोग करते हैं, और पब्लिक प्रॉफिट तो उसे फिर वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। और इसमें कैपिटलिस्ट मॉडल में सारा खेल प्रॉफिट का है, डिमांड सप्लाई, क्योंकि डिमांड जितनी बढ़ेगी सप्लाई उतनी होगी। तो जैसे छोटे छोटे कंट्री है, जैसे यूरोप की छोटी सी कंट्री है स्विट्जरलैंड, उसके यहाँ पे चॉकलेट इतने खाने वाले लोग नहीं है, तो उसकी सरप्लस में है चॉकलेट्स मान लो, तो सारी दुनिया को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है चॉकलेट्स। ऐसे ही न्यूजीलैंड है, जरासी कंट्री है, उस डेयरी प्रोडक्ट इतने बनाती कि आज वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर देती है, क्योंकि उसके देश में खाने वाले नहीं है, उसके देश की आबादी 50 लाख है, लेकिन वो सरप्लस में कर देता है। लेकिन इंडिया की हालत ये है कि इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट उतने ही है कि वो आगे बेच नहीं सकते। पहले इंडिया की क्या थी? सरप्लस इकोनॉमी थी। आज हमारी उत्पादन क्षमता कम है, इसलिए हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट, हम कहीं ना कहीं उन देशों पे लाइबल हैं, और सारे के सारे बिजनेसमैन इसका फायदा उठाते, फॉरेन वाले। अब सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी देखते हो जैसे रिलायंस की सब्सिडी कंपनी देख लेना जाके, चेक कितनी सारी है, लेकिन आने वाले, क्योंकि कोई छोटी कंपनी खोलता है तो उनपे इन्वेस्टमेंट ये कर लेते हो और उसे सब्सिडी करके अपने में खरीद लेते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ी कंपनी होगी, एक बहुत बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी होगी, वो रिलायंस को भी खरीद लेगी, तो फिर आप कहाँ पे जाओगे? क्योंकि फ्री ट्रेड हो रहा है सारा का सारा, जो फ्री ट्रेड है उसमें यही सब हो रहा है। क्यों? अभी रिलायंस पे इतना पैसा है कि छोटी छोटी को खरीद रहा है, लेकिन रिलायंस से भी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी है, तो रिलायंस भी खरीद ली जाएगी, फिर क्या करोगे? सारी दुनिया कहीं ना कहीं ग्लोबली कनेक्ट है, और कनेक्ट होने के कारण, क्योंकि उनका मकसद है फ्री ट्रेड करना, क्योंकि उनसे उनको बिजनेसमैन बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन्हीं के कारण आज जो मैं बहुत बड़े बड़े इलियट फॉर्चून की बात करता हूँ हमेशा, छोटे मोटे बिजनेसमैन की तो मैं बात ही नहीं करता। तो सारी दुनिया को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी वेल्थ को बांटा जाए तो सारी दुनिया में गरीबी, भुखमरी, हंगर, ये सब मिट जाएगा। ये एक बात है। और न्यू लिबरलाइजेशन भी आ रहा है, इसके कॉन्सेप्ट में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका एक नया पक्ष आ रहा है, नव उदारवाद। यह क्या है? क्योंकि इसमें कैपिटलिज्म में हम देख रहे हैं, उदारवाद में जब इंडिया में आया था एलपीजी
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बड़ी बड़ी बातें करी गई थी। और उस समय इंडिया कर्जे में भी था, तो हमने कर्जा वर्जा चुका दिया, नई नई प्राइवेट कंपनियां आई, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज आया, एफडीआई, एफआईआईएस में भी आज बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट, फॉरेन के इंस्टीट्यूट अपना पैसा लगाते हैं इंडिया की मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। तो इंडिया की मार्केट कहीं ना कहीं वो अपना पैसा आज भी निकाल दे तो इंडिया के स्टॉक्स मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा। कहीं ना कहीं सारे का सारा पैसा आज भी स्टॉक मार्केट में उन कंपनियों का बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इंडिया में 4th में आ चुका है इस समय एफआईआईएस डाटा में। तो इंडिया की ग्रोथ इस समय वैसे बढ़ रही है, मैं इसका अच्छा कहूँगा, पॉजिटिव। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक हर सिक्के के जैसे कहते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो कैपिटलिज्म में आपको फ्रीडम मिलती है, क्योंकि कैपिटलिज्म कुछ चीज़ों को बेस होके बना हुआ है। जैसे उसमें डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए, जैसे जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पे कैपिटलिज्म का पनपना आना मतलब एक तरीके से हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में उन्हें राइट्स मिलते हैं, वैल्यू मिलते हैं। डब्ल्यूटीओ की जो संधियाँ हो रखी है, फ्री ट्रेड करना है, किसी भी कंपनी पे टैक्स बैरियर कम से कम लगाना है, तो ये सब काम डेमोक्रेसी के तहत ही होता है और फ्री फ्रीडम की बातें होंगी इधर। तो कैपिटलिज्म इसका फायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। और थैंक यू सो मच।